जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर। अभी चर्चा चल रही है दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने की। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, वो राजस्थान के जोधपुर में जन्मे हैं 1970 में, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आईएएस, पहले तो वो आईआईटी इंजीनियर थे, तत्पश्चात आईएएस के एग्जाम दिए, सफल हुए और उड़ीसा के कैडर के आईएएस ऑफिसर नियुक्त हुए। यहाँ जब 1999 में अर्थात 1999 में जब जोर का तूफान आया था, जिसे उड़िया भाषा में यहाँ पर बोलते हैं महाबात्या और इंग्लिश बोलते हैं सुपर साइक्लोन, वो जब आया था यहाँ बहुत तबाही लाया था और शायद उड़ीसा के इतिहास में इतनी बड़ी तबाही वाला तूफान आया नहीं था। उस समय यह कोस्टल उड़ीसा में जो 6, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में, उसमें एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट भी आता है। वो डिस्ट्रिक्ट जहां अग्नि मिसाइल वगैरह सब टेस्टिंग वगैरह होती रहती है, उसी डिस्ट्रिक्ट के ये कलेक्टर थे 99 सुपर साइक्लोन के समय, और इन्होंने बहुत अच्छा काम वहां किया था उस समय सुपर साइक्लोन के समय, लोगों के हित में। और उस समय उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार थी। तत्पश्चात उनका तबादला हुआ कटक में। ये कटक के कलेक्टर रहे, तो यहाँ कटक में करीब 2 साल ये कलेक्टर रहे। और उस समय मेरा भी एक आधी बार उनसे चर्चा का मौका मिला है। तो ये कलेक्टर जब कटक में थे, उस समय भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और प्रशासनिक स्तर पर इनकी अच्छी पकड़ है और लोगों के साथ में मेल मिलाप भी करते हैं, ऐसा लोगों का उस समय मानना था। 2002 के जब ये कलेक्टर थे कटक में, उसके बाद 2003 में इनका अचानक ट्रांसफर हुआ दिल्ली। वो चले गए सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली में नियुक्त हुए और वहां पर उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहां से जो 2003 में ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इनका तबादला हो गया कटक उड़ीसा से सीधा दिल्ली, वहीं से इनका एक्चुअली देखा जाए तो स्टार चमक गया। और वहां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर में जो इनका ट्रांसफर हुआ, शायद जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर शायद ट्रांसफर हुआ था। और उस समय वहां पर चूंकि पीएम ऑफिस में ये थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था, इंक्लूडिंग गुजरात चीफ मिनिस्टर। उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, और वो भी वहां उनका भी जाना आना था। और तमाम भारत के बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्रियों का भी जाना आना होता था वाजपेयी जी से मिलने जुलने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उसी समय ये वहां थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और इनका व्यक्तिगत संपर्क बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से दिल्ली में उस समय हो गया, जब ये वहां शायद 2 साल के आसपास रहे थे। वहां पर 2003 में इनका तबादला हुआ था, शायद जनवरी फरवरी में ही हो गया था इनका तबादला, और ये करीब 1.5-2 साल वहां रहे थे पीएम ऑफिस में। तत्पश्चात जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, मनमोहन सरकार आ गई 2004 में, उसके बाद ये क्या किए, ये हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भी गए हैं, वहां से कुछ हायर एजुकेशन भी किए हैं। वापस जब भारत लौटे तो कॉरपोरेट जगत से जुड़ गए, कंपनी खोली इन्होंने अपनी, और कुछ माइनिंग संबंधी भी कुछ कंपनी का भी कुछ काम वाम इन्होंने किया है, या माइनिंग कंपनियों से जुड़े रहे हैं। ऐसे बीच बीच में खबरें आती रही थी यहाँ स्थानीय उड़िया अखबारों में। एवं जब ये 2019 में अचानक इनका नाम आया कि ये राजनीति ज्वाइन कर गए और बीजेपी में ज्वाइन किए, तब आया यहाँ उड़िया अखबारों में, उड़िया मीडिया में तब आया
कि ये इनका नाम उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, उस समय उड़ीसा की 10 राज्यसभा सीट है और एक बार 3 राज्यसभा के मेंबर जाते हैं जनरली, एक बार 3 जाते हैं, एक बार 4 भी जाते हैं, 3 3 4 ऐसे करके 10 मेंबर होते हैं। और उस समय ये अचानक 2019 की बात है, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस आकर भुवनेश्वर में मीडिया के सामने मुखातिब होकर बोल दिया कि हमारी तरफ से ये 3 आदमी राज्यसभा भेजे जाएंगे, हमारी पार्टी की तरफ से, माना बीजेडी की तरफ से, मैं बोल रहा हूं बीजू जनता दल की तरफ से। यहां तक कि आज की जो उड़ीसा विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है उसमें बीजेडी के अलावा जब 3 सीट में कोई खड़ा होगा तो बीजेडी के अलावा कोई बीजेपी का या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत भी नहीं सकता है। इतनी प्रचंड बहुमत बीजेडी के पास उड़ीसा विधानसभा में है, बीजू जनता दल के पास है आज के दिन। तब मतलब क्या कि अश्विनी वैष्णव का तो कोई चांस ही नहीं था आने का, और ये बीजेडी बीजू जनता दल भी ज्वाइन नहीं किए थे, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। तो नवीन पटनायक जब आए उड़ीसा, दिल्ली से उनका प्रवास कार्यक्रम खत्म करके भुवनेश्वर जब आए, मीडिया के सामने बोले कि हमारी पार्टी की तरफ से 3 कैंडिडेट होंगे, उनमें इनका नाम भी, अश्विनी वैष्णव का नाम उन्होंने बोला 2019 में। तत्पश्चात जब बीजेपी ने ऑल इंडिया के कैंडिडेट लोगों के विभिन्न स्टेट्स में जिस जिस राज्य से उस समय राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी और किन किन राज्यों से किस किस को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, उसमें जब बीजेपी वालों ने लिस्ट जारी की उसमें उड़ीसा में अश्विनी वैष्णव का नाम आया। जब उड़ीसा में अश्विनी पहले दिन आ गया था यहां के उड़ीसा के मीडिया में कि अश्विनी वैष्णव कैंडिडेट होंगे बीजू जनता दल की तरफ से, बाद में दूसरे दिन नाम आया कि अश्विनी वैष्णव कैंडिडेट होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तब जाके क्लेरिफिकेशन हुआ और नवीन पटनायक भी हंस के मुस्कुरा दिए और क्या बोलेंगे। एक्चुअली जब ये गए थे नवीन पटनायक 2019 में, उसी समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से इनकी बातचीत हो गई थी, अमित शाह से भी बातचीत हो गई थी और उसी बातचीत के मद्देनजर ही इनको उड़ीसा में नामांकन भराया गया और बीजू जनता दल के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से इनको उड़ीसा से राज्यसभा भेजा गया और वे वहां जाकर कुछ दिन पार्लियामेंट्री एमपी भी रहे राज्यसभा में सांसद के तौर पर। तत्पश्चात उनको नरेंद्र मोदी ने केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान दिया एवं आज वो रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ में आईटी मिनिस्टर भी हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं कि यहां पर अभी इसी साल करीब 4-5 या 6 महीने पहले ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बहानगा बोल कर एक जगह, छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा गांव है, वहां एक सीवियर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। आप लोगों को सबको भी मालूम होगा, सारे भारतवासियों को मालूम होगा। वो जो सीवियर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, रेल एक्सीडेंट हुआ था, उस समय ये रेलवे मिनिस्टर थे और वो तुरंत दिल्ली से आए यहाँ उड़ीसा में और वो जो बहानगा रेलवे एक्सीडेंट साइट पर ये करीब 6 दिन तक लगातार वहां डटे रहे, 6 दिन तक। और वो बहानगा चूंकि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये चूंकि बालेश्वर में कलेक्टर थे 1999 में, इसलिए वहां के भौगोलिक स्थिति की भी इनको बहुत अच्छी जानकारी थी और है। इसके अलावा ये चूंकि आईआईटी से इंजीनियरिंग पास किए हैं, इसलिए वो सब इंजीनियरिंग पढ़ाई इनके भी बहुत काम आई और इन्होंने वहां काफी 6 दिन तक वहां जो डेरा डाल के रखा और वहां वर्कर्स लोगों के साथ भी मिले और पूरे एक तरह से देखा जाए तो जिसको बोला जाता है एक टांग से खड़े होने का, वो ये कार्य किए हैं। और इनकी यहाँ पर उड़ीसा के सभी मीडिया हाउस में भूरी प्रशंसा भी हुई है कि एक रेलवे, नहीं तो क्या है कि कस्टमरी होता है शिष्टाचार के नाते, दिल्ली से रेलवे मिनिस्टर आए, घंटा आधा घंटा वहां रेलवे एक्सीडेंट साइट पर गए और वहां जाके फिर कुछ मीडिया को बोल दिए और कंपेंसेशन अनाउंसमेंट कर दिए और वो फिर दिल्ली रवाना हो गए। ये काम ये कर सकते थे लेकिन इन्होंने वो काम किया नहीं, यहां तक 6 दिन तक वहां डटे रहे। एक और इंटरेस्टिंग बात इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊं, उसी समय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल से बाहर आके उड़ीसा की धरती में बहानगा रेलवे एक्सीडेंट साइट पर पहुंची थी, देखिए, और उन्होंने कुछ गलत सलत बयान भी दिया मीडिया को, इनके सामने, अश्विनी वैष्णव के सामने। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं किया,
ममता बनर्जी के साथ। उन्होंने, अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी बात बोली मीडिया के से मुखातिब होकर, लेकिन अशिष्ट व्यवहार दिखाया ममता बनर्जी ने, और उन्होंने इधर उधर की उजुल जुलूल बात की। जबकि देखा जाए तो ये रेलवे एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या काम था आने का? कोई काम ही नहीं था। लेकिन वो आई राजनीतिक उद्देश्य से, और वो राजनीतिक करके वापस चली भी गई। लेकिन इन्होंने कोई वहां उनसे दुर्व्यवहार या अशिष्ट व्यवहार नहीं किया। एक दूसरी बात अब मैं ये बता रहा हूं कि ये जो यहाँ पर कलेक्टर भी थे, और मैंने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थे, कटक में भी थे, और 4-5 साल करीब कलेक्टर थे। उड़ीसा में भी कई साल ये बिताए हैं, रहे हैं, इनके कर्म भूमि उड़ीसा रही है। इनको उड़िया भी ठीक ठाक आती है, बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज तो नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटिव उड़िया जो है वो इनको ठीक ठाक आती है। रेलवे मिनिस्टर होने के बाद भी ये करीब, मैं सोचता हूं शायद 2-2.5 साल हो गया रेलवे मिनिस्टर को हुए, और ये करीब करीब 15-20 बार उड़ीसा आए हैं, और उड़ीसा के रेलवे के लिए बहुत विकास में बहुत अच्छा काम भी किया है। बहुत ही रेलवे के ऊपर अच्छा, मैंने उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा बजट भी प्रोविजन किए हैं। अच्छा, खुद पर्सनली भी इंटरेस्ट देते हैं कैसे रेलवे का काम उड़ीसा में तीव्र गति पकड़े, क्योंकि रेलवे में हमेशा उड़ीसा बैकवर्ड ही रहा है, और इनके आने के बाद गति तेज हुई है, नो डाउट। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, एकदम सच्ची बात है। इसके अलावा ये विशेषकर चूंकि ये कटक में कलेक्टर थे, रेलवे मिनिस्टर होने के बाद ये 3-4 बार कटक में भी आए हैं। प्रथम बार जब आए रेलवे मिनिस्टर होने के बाद, तो कटक चंडी मंदिर जो कटक की आराध्य देवी है, कटक की अधिष्ठात्री देवी है, वहां भी गए थे मत्था टेकने। इसके अलावा कटक स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन भी ये 2-3 बार आए। अभी भी 2-3 महीना के पहले भी एक बार भुवनेश्वर से ऐसे ही कोई पैसेंजर ट्रेन में बैठ के पैसेंजरों से, यात्रियों से बातचीत करते करते वो भुवनेश्वर से आ गए थे कटक, और उन्होंने मतलब बीच बीच में यात्रियों से भी मेल मिलाप करना, बात करना, रेलवे का एक्सपीरियंस देना वगैरह, प्रैक्टिकल, ये इनकी आदत है, फितरत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मिनिस्टर खुद अगर रेलवे यात्रियों से मिलता है और उनसे पूछता है, उनसे फीडबैक लेता है, ये रेलवे के लिए भी अच्छा, देश के लिए भी अच्छा है। अभी हाल 2 महीने 3 महीने पहले भी आए थे कटक, और करीब करीब ये रेलवे मिनिस्टर होने के बाद उड़ीसा में 15-20 बार आए होंगे, कटक में भी खासतौर पर 3-4 बार आए हैं। इसके अलावा अभी कुछ महीने पहले तक भी इनका कटक में भी लोकसभा इलेक्शन लड़ने का इनके बारे में चर्चा हो रही थी कि बीजेपी की तरफ से इस बार कटक में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आज जो खबर आई है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर चेहरे हो सकते हैं राजस्थान में, इसका कारण यह है कि वहां एक्चुअली जात पात की राजनीति राजस्थान में भी प्रबल है। वहां एक जाट लॉबी है, एक ठाकुर लॉबी है, ठाकर जिसको बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, ठाकर मतलब राजपूत। तो वहां जो है, अगर राजपूत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो जाट नाराज, जाट को बनाए तो राजपूत नाराज, ऐसी ऐसी वहां मतलब आपस में जो जात पात में काफी वहां अंदर ही अंदर काफी कुछ रहता है, फीलिंग्स वगैरह, वो सब आप जानते हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में है, वहां भी है। इसके अलावा अगर एक जात को किसी को बना दे तो दूसरा वहां मीणा भी है, गुर्जर है, और भी कई अनेक जातियां जैसे दूसरे स्टेट में है वैसे वहां भी है। तो वो चूंकि ज्यादातर वहां जो मजबूत जात है वो एक क्या ठाकुर है, मतलब ठाकर यानी तो जाट। अब क्या है कि जो सब बीतीता ही विसार दे, आगे की सुध ले, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मोदी और शाह की जोड़ी ने बहुत फूंक फूंक कर ये कदम रख रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं कि कास्ट न्यूट्रल कोई आदमी चीफ मिनिस्टर वहां पर दिया जाए, जिसकी साफ सुथरी छवि हो, वर्किंग छवि हो, कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, इत्यादि सब दृष्टि से देखते हुए अश्विनी वैष्णव का सब दृष्टि से ये फिट बैठते हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के तौर पर। और ये जाति से वहां अश्विनी वैष्णव जो है वैष्णव ब्राह्मण है, जो बैरागी वैष्णव ब्राह्मण है, जो कि राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे राजस्थान में राजपूतों में भी कुछ छोटी उपजातियां हैं, वो भी ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। गोस्वामी ब्राह्मण भी है वहां पर, वो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। वैसे ये बैरागी वैष्णव ब्राह्मण है, और ये खुद भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और इनकी कास्ट की संख्या वहां बहुत ही छोटी है, बहुत कम है, छोटी मतलब बहुत कम है संख्या बल में। तो इसलिए लगता है कि शायद सब दृष्टि से सोचते हुए
क्योंकि टैक्स से भी है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, प्रशासन का बहुत अच्छा तजुर्बा है, और 2-3 साल से 2-2.5 साल से ये रेलवे मिनिस्टर है। सभी दृष्टि से, सभी लिहाज से, और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 53 साल ही इनकी उम्र है, 53-54 साल ही इनकी उम्र है। सब दृष्टि से, सब लिहाज से ये राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, और मोदी सरकार और खास तौर पर अमित शाह जी के भी साथ में, मोदी जी के भी साथ में ये काफी निकटतम इनका संपर्क है। इस लिहाज से लगता है कि इनकी चांसेस वहां चीफ मिनिस्टर बनने की तीव्र हो चली है, और ऐसी चर्चा अभी मीडिया जगत में दिल्ली में काफी जोर शोर से चल रही है। और वहां अभी जिस तरह से अभी वहां जो कास्ट सेंसस की भी जो बात आ रही है ना, वहां मतलब क्या कि ऐसे न्यूट्रल फेस को अगर बनाया जाए तो मेरे ख्याल से वो सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता भी इनमें है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।